नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम इसी सब्जेक्ट का डिफरेंट सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट में आया हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि मैं एक टॉपिक वाइज 10 क्वेश्चन को, मतलब कि लास्ट 20 या 3 ईयर में जो भी क्वेश्चन आया है 91 से स्टार्ट करके आपको अभी तक 2012 तक जो भी क्वेश्चन आ रहा है गेट में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हुए मैं फर्स्ट आज जो सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ वो है सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल सिस्टम में उसमें भी टॉपिक जो होगा बेसिक्स ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम, उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो गेट में प्रीवियसली आ चुका है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो कि गेट 1991 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एन एक्साइटेशन इज अप्लाइड टू ए सिस्टम एट t इक्वल टू कैपिटल T and its response is 0 for -infinity to t. Such a system is a non-causal, stable, causal system, unstable system. तो देखिए, जब कोई भी सिग्नल सिस्टम की बात करते हैं, जब ये सिस्टम की या तो स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारा जो समेशन या सिस्टम शुड बी इंटीग्रेबल, फाइनाइट वैल्यू दे, या इट शुड बी एब्सोल्यूट समेबल, देन सिस्टम विल बी स्टेबल। बट यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। मतलब कि आपका जो ऑप्शन बी है और डी है वो नहीं होने जा रहा है। आपको अब फोकस करना है कॉजल और नॉन कॉजल में कौन सा होगा, क्योंकि जो कॉजलिटी है, कॉजलिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि एक्स टी शुड बी 0 फॉर t लेस देन 0 और एक्स टी give the some finite value t greater than 0, then it should be system will be causal। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है t इक्वल टू t, मान लीजिए कि एक्साइटेशन इज अप्लाइड, ये t है और एक सर्टेन ड्यूरेशन कहीं t है, वहां से एक एक्साइटेशन अप्लाई किया जा रहा है यहाँ से। तो इसके पहले क्या है, इसके पहले क्या है, t से लेस देन माइनस इन्फिनिटी से t, यहाँ से यहाँ तक ये 0 है, then 0 है। It means your system will be causal system। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट 1992 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। Which of the following signals is are periodic। तो देखिए, हम लोग पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए हम लोग को अगर एक सिग्नल्स रहे एक्स टी इक्वल टू साइन 2 पाई टी, तो हम लोग क्या करते हैं पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए, सिंपली हम लोग कंपेयर करते हैं और एक्स टी इक्वल टू टी शुड बी एक्स टी, या एक्स टी होना चाहिए। यहाँ से हम लोग कंपेरिजन करके टी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मच वैल्यू ऑफ टी, देन वी विल गेट द पीरियोडिसिटी वैल्यू टी। ये जब कब होता है, जब सिग्नल्स हमारा एक पीरियोडिक सिग्नल से हो और ये तब। लेकिन जब मल्टीपल पीरियोडिक सिग्नल से रहेगा, मतलब कि एक्स टी इक्वल टू साइन 2 पाई टी प्लस बी साइन 4 पाई टी प्लस सी
cos 2 pi t. Then it this condition हम लोग सेपरेटली पीरियोडिसिटी निकालते हैं, T1 T2 देन T3। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों का रेशियो T1 एंड T2 इट शुड बी रेशनल नंबर। ये क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर, ना ही T1 एंड T2 का, T2 बाई T3 ऑल्सो शुड बी रेशनल। अगर ये 2 रहता तो T1 और T2 से काम हो जाता, लेकिन 3 है तो T1 अपन T2 शुड बी रेशनल, T2 अपन T3 शुड बी रेशनल, या कह सकते हैं T1 अपन T3 शुड बी रेशनल। ये सब फुलफिल करेगा तब हमारा जाके सिस्टम विल बी पीरियोडिक होगा। ये पूरा ये सिग्नल्स पूरा पीरियोडिक होगा। तो हम लोग को फर्स्ट देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में ओमेगा 1 क्या है? 2 है, क्योंकि हम इसको कह सकते हैं कॉस ओमेगा 1 टी प्लस कॉस ओमेगा 2 टी प्लस कॉस ओमेगा 3 टी। तो ओमेगा 1 2 है, ओमेगा 2 3 है, ओमेगा 3 5 है। जब यहाँ से पीरियोडिसिटी निकालिएगा आप, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पर T1 T2 T3 क्या हो जाएगा जी? T1 इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 2, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 3, और T3 इक्वल टू आपका 2 पाई बाय 5 हो जाएगा। तब जब आप रेशियो निकालिएगा, इसका जब रेशियो निकालिएगा, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होगा? T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2 पाई कैंसिल 3 बाय 2, T2 अपॉन T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 बाय 3, और T1 अपॉन T3 इक्वल टू हो जाएगा 5 बाय 2। और ये सारा क्या है? रेशनल नंबर है, मतलब कि ऑप्शन ए पीरियोडिक होगा। तो देखिए आपका एक ही पीरियोडिक नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है, ईज और आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन नहीं होगा कि जो आपका पीरियोडिक होगा, आपको और भी ऑप्शन को चेक करना होगा कि वो पीरियोडिक है या नहीं है। तो एक ऑप्शन ए विल बी द पीरियोडिक। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल दिया हुआ है, st इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल j8 पाई टी। तो देखिए ये यूलर्स फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जानते हैं कि e टू पावर j थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा होता है। ठीक है, हम लोग यूलर्स फॉर्मूला से जानते हैं e cos थीटा प्लस j साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 8 पाई टी प्लस j साइन 8 पाई टी। तो आप देख सकते हैं कि ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? T1 इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 8 पाई 1/4, और इसका T2 इक्वल टू इसका भी 1/4, और दोनों का रेशियो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 1। ये रेशनल नंबर है, इट मीन्स ये भी पीरियोडिक होगा, मतलब कि ऑप्शन बी भी पीरियोडिक होगा। अब जब ऑप्शन सी में हम जब देखते हैं, तो देखिए ये तो पीरियोडिक है, साइन 10 पाई टी पीरियोडिक सिग्नल्स है, जो लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जो है एक्सपोनेंशियल डीके है, ना कि ईलर फॉर्मूला के थ्रू कॉस और साइन के टर्म में आएगा। ये एक्सपोनेंशियल डीके है, जो कि आपका जो सिग्नल्स है उसको इसके साथ शो होगा एक्सपोनेंशियली। तो इट मीन्स आपका ये पीरियोडिक नहीं शो होगा, मतलब कि ये पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं cos t cos 2t प्लस cos 4t। जब cos c इंटू cos d इसको हम कर सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पे cos c प्लस cos d और cos 2 अपॉन
हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइडेड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो हाफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 और प्लस कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 इसके टर्म में आ जाएगा। अब इसके टर्म में आ जाएगा तो सी के जगह पर 2t है और डी के जगह पर 40, या 40 सी के जगह पर ले सकते हैं या डी के जगह पर 2t, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर जो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और उसके बाद जब ये चेंज कीजिएगा इनटू को प्लस में, उसके बाद ये जब T1 और T2 निकालिएगा तो वहां पर भी ये रेशनल नंबर आएगा। आप इसको करके देखिएगा और ये भी पीरियोडिक होगा। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है A, B एंड D। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ए सिस्टम विथ एन इनपुट xt and output yt is described by the relation yt equal to txt. This system is, जो ऑप्शन दे रहा है, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, लीनियर टाइम वेरिंग, नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट, नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिंग। तो देखिए ये गेट 2000 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हम लोग लीनियरिटी के लिए जानते हैं कि सिस्टम शुड बी फॉलो होमोजेनिटी प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन रूल्स फॉलो करेगा तो इन सिस्टम विल बी लीनियर। टाइम वेरिएंट क्या है कि डिले के साथ मतलब कि जो भी टाइम वेरी हो रहा है तो सिस्टम जो है आपका ऑलवेज गिव सेम आउटपुट, मतलब कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, करता हो। मतलब कि हम जो भी सिस्टम मतलब कि सीआरओ से आउटपुट ले रहे हैं, आज जो इनपुट देने के बाद जो सीआरओ से आउटपुट दे रहा है वो कल के डेट में भी या 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जब भी हम चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेम आउटपुट दे रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जब आपका वाई है और ये एक्सटी इनपुट है, यहाँ पर एक्सटी अभी दे रहे हैं तो वाई आ रहा है। आप लेकिन जब एक्सटी कुछ दिन के बाद देते हैं, मतलब कि 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद देते हैं, तो क्या होगा, ये टी अलग कोफिशिएंट आएगा। मान लीजिए कि अभी हम इंस्टेंट एक्स टी इक्वल टू, मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम दे रहे हैं, मतलब कि ये टाइम हो रहा है, टाइम जोन है, टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके अभी हम दे रहे हैं टी इक्वल टू क्या है 1। तो टी इक्वल टू जब मेरा 1 है तो वाई टी इक्वल टू एक्स टी हो रहा है। लेकिन टी टी हम बढ़ रहे हैं, टी का जो वैल्यू बढ़ रहा है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड हम ले रहे हैं, 2 सेकेंड, उसके बाद 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो क्या हो रहा है, आउटपुट भी आपका वाई टी आपका चेंज होते चला जाएगा, 2 एक्स टी हो जाएगा। फिर जब एक्स टी 2 सेकेंड के बाद एक्स टी देंगे तो फिर वाई टी आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, टाइम वेरिंग हो रहा है। तो हमारा जो सिस्टम है अभी ये टाइम वेरिंग सिस्टम है। तो इसको हम लोग ऐसे भी चेक करते हैं सम डिले के साथ। मान लीजिए कि आपका अभी एक्स टी दे रहे हैं तो आउटपुट वाई टी आ रहा है, और जब हम डिले एक्स टी माइनस टी जीरो दे रहे हैं, सम डिले टी नॉट डिले, हम डिले डिले दे रहे हैं, या तो कुछ टाइम के बाद वाई टी माइनस टी नॉट आना चाहिए। तो लेकिन आप जब देखिए जो एबव फंक्शन है, एबव जो सिस्टम का फंक्शन है वाई टी इक्वल टू टी एक्स टी है, लेकिन जब हम एक्स टी माइनस टी नॉट दे रहे हैं, जब हम मान लीजिए कि वाई डैश टी एक आ रहा है जो कि हम टी माइनस टी नॉट डिले डिले अप्लाई कर रहे हैं, टी नॉट डिले अप्लाई कर रहे हैं, तो जहां जहां टी नॉट डिले है, जहां जहां टी है वहां पर टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट, और ये एक्स टी माइनस टी नॉट। तो अब देखिए, अब आप अब आप वाई टी माइनस टी नॉट कीजिए, वाई टी माइनस टी नॉट डिले, तो क्या है, ये टी एक्स टी माइनस टी नॉट होगा। मतलब कि जो ये डिले के साथ
डिले के साथ हम आउटपुट में हम डिले दे रहे हैं कि इतना डिले के बाद हमको आउटपुट चाहिए, तो इनपुट वही रहना चाहिए। लेकिन आप जब इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिए और इक्वेशन नंबर थर्ड, तो दोनों क्या सेम है? ये दोनों सेम है? नहीं सेम है। इट मीन्स वाई टी नॉट इक्वल टू वाई टी माइनस टी नॉट। तो सेम आउटपुट आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब टाइम वेरिंग सिस्टम हो रहा है। तो ऑप्शन से देखिए टाइम वेरिंग कौन कौन सा हो रहा है? बी नंबर टाइम वेरिंग हो रहा है और टाइम वेरिंग डी नंबर हो रहा है। अब हमें लिनियरिटी चेक करना है, तो लिनियरिटी चेक करने के लिए लिनियरिटी चेक करने के लिए हमें सुपरपोजिशन थ्योरम को चेक करना होगा। मतलब कि a1 x1 t इक्वल टू a2 x2 t इक्वल टू आपका होना चाहिए a1 y1 t प्लस a2 y2 t और और ये चीज फुलफिल करना चाहिए। तो अब जब आप इसको अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पर जो ये चीज को हम अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ हमारा सिग्नल्स क्या है, सिस्टम क्या है? वाई टी टी एक्स टी। तो हम लोग फर्स्ट x1 t अप्लाई करते हैं, y1 t इक्वल टू टी x1 t और सेकेंड y2 t इक्वल टू टी x2 t। अब क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 से और यहाँ पर a2 से, और ऐड करके देखिए। तो देखिए क्या होगा, a1 yt प्लस a2 y2 t इक्वल टू a1 t x1 t प्लस a2 t x2 t। और जब हम t कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a1 x1 t प्लस a2 x2 t। तो आप देखिए ये सुपरपोजिशन थ्योरम को भी होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों को अप्लाई फुलफिल कर रहा है। तो देखिए a1t यहाँ पर एक ही कंडीशन में बताया था अभी, और इस सेकेंड कंडीशन यही है कि ये चीज जो है इक्वल होना चाहिए, जो डायरेक्ट जो सिस्टम में ये वन x1t और ये टू x2t अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपको देखिए पूरा फुलफिल कर रहा है। ये एक अलग xt माने एक इनपुट हुआ और इसके लिए पर्टिकुलर आउटपुट जो y3 है वो ये फुलफिल कर रहा है। तो मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो लीनियर है, टाइम वेरिंग और लीनियर। तो टाइम वेरिंग और लीनियर, तो ऑप्शन बी आपका आंसर, सॉरी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, लेट डेल टी डिनोट द डेल्टा फंक्शन। डेल टी क्या है? एक डेल्टा फंक्शन है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी कॉस 3t अपॉन 2 dt इज। वैल्यू दिया हुआ है, गेट 2001 में पूछा हुआ है। तो देखिए ये डेल टी का प्रॉपर्टीज पे है। डेल टी का प्रॉपर्टीज क्या है जी? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी डेल टी इंटू एक्स टी डी टी रहेगा, कोई भी फंक्शन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जीरो। और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी माइनस टी नॉट, मतलब कि सम डिले के साथ, और ये एक्स टी डी टी रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स, सॉरी टी नॉट, एक्स टी नॉट। तो और देखिए ये जो टी नॉट है ये डिले, ये जो डिले है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ जीरो डिले है, यहाँ पर टी नॉट डिले है। ये शुड बी, ये विद इन लिमिट होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन जो लिमिट है उसके विद इन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, -2 से 3 है डेल टी माइनस 1 एक्स टी डी टी, देन ये आंसर होगा x1। बट अगर ये डिले आउटसाइड द लिमिट होगा, आउटसाइड ऑफ द, ये जो लिमिट इंटीग्रेशन का लिमिट है
तो ये इसका वैल्यू 0 होगा, टोटल वैल्यू 0 होगा। तो मान लीजिए कि इंटीग्रेशन -2 to 3 डेल t माइनस 5 एक्स टी डी टी, तो ये इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आएगा। तो देखिए आपके इस फॉर्मूला के अनुसार, इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? डेल टी माइनस क्या है? 0, 0 की जगह पर cos 0, फंक्शन f का xt की जगह पर क्या है? cos 3t/2। तो यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं t के जगह पर, तो cos 3 इंटू 0/2, ये क्या हो गया? cos 0। cos 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1। आंसर क्या होगा जी? के नंबर। बहुत ही सिंपल था, 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a energy signals Ft has energy E, the energy of the signals Ft F2t is equal to। देखिए एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। मान लीजिए कि कोई सिग्नल्स xt है, तो उसका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। उसके बाद कोई कंडीशन देखते हैं, -∞ to ∞ mod ऑफ xt स्क्वायर dt। तो ये फॉर्मूला हमारा एनर्जी का होता है। यहाँ पर xt की जगह पर ft दिया हुआ है, तो E इक्वल टू -∞ to ∞ mod ऑफ ft mod स्क्वायर dt। एक चीज गौर कीजिएगा, जो इनसाइड ब्रैकेट है, जो फंक्शन है ये, उसके इनसाइड ब्रैकेट जो t है, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी हो रहा है। वो जो dt है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो न्यू सिग्नल्स हमारा क्या है? एफ टू टी, हम उसको लेते हैं। मान लीजिए कि न्यू एनर्जी सिग्नल्स, एनर्जी हमारा कैलकुलेट हो रहा है ई डैश -∞ to ∞ मॉड ऑफ एफ टू टी मॉड स्क्वायर डी टी। अब देखिए यहाँ पर टू टी हो रहा है, यहाँ टी है, तो इसको हमको चेंज करना होगा। जो हम लोग कैसे करेंगे चेंज? टू टी इक्वल टू हम लोग पी कंसिडर कर लिए और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए, टू डी टी और डी पी। अब लिमिट क्या होगा? लिमिट दोनों का सेम होगा, क्योंकि आप निगेटिव इन्फिनिटी रखो या पॉजिटिव इन्फिनिटी रखो, टी टेंस टू, तो पी टेंस टू भी सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -∞ to ∞ मॉड एफ पी मॉड स्क्वायर और डी पी अपॉन टू। ये कॉर करने वाली चीज है, डी पी अपॉन टू, क्योंकि डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? डी पी अपॉन टू। तो हमारा ई डैश इज टू, ई डैश इक्वल टू -∞ to ∞ मॉड एफ पी स्क्वायर डी पी। अब P के जगह पर T लीजिए या P रखिए, दोनों एनर्जी है, और ये एनर्जी किसके बराबर है? जो प्रीवियस E है उसके बराबर, प्रीवियस जो E है उसके बराबर। तो क्या हो गया? E हो गया। तो E डैश इक्वल टू क्या हो गया? E अपॉन टू। तो आप गौर किए होंगे कि जो भी सिग्नल्स है उसका अगर हमें एनर्जी पहले से पता है, मान लीजिए एफ टी का एनर्जी पता है, और उसके साथ जो भी स्केलिंग हो रहा है, जितने अमाउंट से स्केलिंग हो रहा है, उसका डिवीजन करेंगे तो न्यू एनर्जी हमें फाइंड आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट पी बी लिनियरिटी, मान लीजिए कि पी को लिनियर कहा जा गया है, क्यू बी टाइम इनवेरियंस, आर बी कैजुअलिटी एंड एस बी स्टेबिलिटी। ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हैज द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप दिया हुआ है जो डिस्क्रीट सिग्नल्स है। वाई एन इक्वल टू एक्स एन फॉर एन ग्रेटर देन 1, 0 एन इक्वल टू 0 पर 0 है, और जो y1 इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 वो लेस देन 1 के लिए, वेयर एक्स एन इज इनपुट, yn is the output of the system of the above system has the properties। तो कौन कौन सा चीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है? मतलब कि ये लीनियर है या नहीं, q मतलब कि टाइम इनवेरियंस है या नहीं, r कैजुअल सिग्नल्स है या नहीं, s भी स्टेबल है या नहीं। तो ये चीज हमें देखना है। तो देखिए फर्स्ट हमें लिनियरिटी चेक करना होगा। तो जब लिनियरिटी आप चेक करने के लिए जाएंगे,
और उसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कीजिएगा, तो ये लीनियरिटी आएगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, मतलब कि पर्टिकुलर टाइम के साथ इसका फंक्शन वेरी हो रहा है। लेकिन जब ये आप देखिएगा तो n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए 1 एक्शन है और लेस देन के लिए एक्स एन प्लस एन है। तो आप जब इसको चेंज करेंगे, स्केलिंग और सुपरपोजिशन थ्योरम या होमोजेनिटी लगाएंगे, तो ये लीनियर आएगा। तो ये p लीनियर, आप इसको चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं ये स्टेबिलिटी है कि नहीं, स्टेबल है या नहीं। देखिए स्टेबल, नेक्स्ट है क्यू टाइम इनवेरिएंस। तो क्यू नहीं होगा, क्योंकि टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है इसका सिग्नल, ये टाइम के साथ इसका सिग्नल वेरी कर रहा है। एन ग्रेटर देन 1 के लिए एक्शन है, एन जीरो पर मतलब कि सम जीरो इंस्टेंट पर जीरो है, और लेस देन के लिए ये एक्शन प्लस 1 है। तो क्यू नहीं होगा, पी होगा, क्यू नहीं होगा, क्योंकि टाइम इनवेरिएंस नहीं है, टाइम वेरिंग है। आर बी द कैजुअलिटी, कॉजल भी नहीं होगा, क्योंकि एक्शन लेस देन जीरो के लिए ये डिफाइन हो रहा है सिग्नल, तो आपका आर भी नहीं होगा। एस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या है कि इसका जो वैल्यू है, ये इसका इट शुड बी एब्सोल्यूट समेबल। तो ये समेबल है, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है दिखा दे रहा है, कुछ फाइनाइट वैल्यू ही दे रहा है, एन ग्रेटर देन 1। एन ग्रेटर देन 1 मतलब कि आप फाइनाइट वैल्यू तक भी ले रहे हो, इंफिनिटी तक ले रहे हो। एन को जब आप इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं, वहां पर भी ये एक्शन ही है, मतलब कि एक्शन जो इनपुट जो देंगे दैट विल बी द आउटपुट, वो आउटपुट आएगा। और एन लेस देन 1 माइनस इंफिनिटी तक भी आप जा रहे हो, तो जो आपका पहले इनपुट था उससे एक डिले के साथ, मतलब कि अहेड के साथ, वो जो पहले वाला इनपुट था वो आएगा, ना कि इनफाइनाइट आ जाएगा। आपका जो है आउटपुट इनफाइनाइट नहीं आने जा रहा है। तो ये हमेशा मान लीजिए कि इंफिनिटी टर्म, मतलब इंफिनिटी तो डिफाइंड नहीं है ना जी, आप एक सर्टेन बहुत इंफिनिटी ड्यूरेशन में जब ले रहे हैं, तो उसके पहले जो आपका था ना वो आएगा, तो आपका मतलब कि एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगा, तो मतलब कि एस भी है, ये स्टेबल है। तो ऑप्शन देखिए कौन कौन सा कौन फिल कर रहा है, पी एफ बट नॉट क्यू आर, ये हो रहा है। पी क्यू एस बट नॉट आर, ये भी नहीं है। और पी क्यू एस आर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो टू गेट 2003 में आया हुआ है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये सिस्टम लीनियर है और स्टेबल है, बट नॉट क्यू एंड आर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कंसीडर द सीक्वेंस, कंसीडर द सीक्वेंस एक्शन इक्वल टू -4 - j5 1 plus j is equal to 2 or 4, the conjugate antisymmetry part of the sequence is। देखिए ये हम लोग जो डिस्क्रीट सिग्नल्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेबल फॉर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो का इंपॉर्टेंस है। एरो का इंपॉर्टेंस है क्या है कि एरो जहां पर दिया हुआ है वो क्या है, n इक्वल टू जीरो सैंपल्स है, मतलब कि n इक्वल टू जीरो पर जो सैंपल्स है वो इंडिकेट कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, तो फिर n इक्वल टू 1 पर डिपेंड कर रहा है, ये n इक्वल टू -1 पर जो सैंपल्स है वो लिखा है। ये पोजीशन शो कर रहा है कि n इक्वल टू -1 पर क्या है, n इक्वल टू 0 पर क्या है, n इक्वल टू 1 पर क्या है। तो देखिए हम लोग सिंपल जानते हैं कंजुगेट एंटीसिमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है। कंजुगेट एंटीसिमेट्री का फॉर्मूला एक्स सी ए एस एन इक्वल टू होता है जी एक्स एन माइनस एक्स ट्रांसपोज माइनस एन अपॉन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिए, हमें क्या है, एक्शन तो पता है, हमें क्या निकालना है, एक्स ट्रांसपोज और माइनस एन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सन एक्स माइनस एन निकालते हैं। तो देखिए एक्स माइनस एन निकालने जाइएगा तो क्या होगा, जो ओरिजिन पर है वो तो ओरिजिन पर ही रहेगा, लेकिन जो 1 पर है -1 पर चला जाएगा, और जो -1 पर है वो +1 पर चला जाएगा। तो पोजीशन खाली सिर्फ सिर्फ चेंज होगा। हम इसको पोजीशन चेंज करते हैं, ये 4 और 1 + 2j और नेक्स्ट -4 - j5, सिंपल। अब इसका कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा,
जो इमेजिनरी नंबर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। 4 1 माइनस 2j माइनस 4 प्लस 5j, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, ये सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है 2 से। तो x CAS, और ये ओरिजिन तो है, ओरिजिन यहाँ पर रहेगा ही। अब हमें क्या है, जो जिस पोजीशन पर है, जो -1 पर है, दोनों में -1 पर वाले के साथ ऐड या सब्ट्रैक्शन होगा, और जो +1 पर है उसके साथ ही होगा। तो देखिए, अरे हम लिख देते हैं -4 -4 -5j और 1 + 2j और 4 -4 -2j -4 अपॉन 2। अब देखिए, ये -1 पोजीशन पर है, यहाँ पर -1 पोजीशन पर 4 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, -4 -5j -4, और यहाँ पर ओरिजिन पोजीशन पर 1 + 2j और ये 1 - 2j, तो 1 + 2j -1 प्लस साइन चेंज होने के कारण नेगेटिव यहाँ पर है, यहाँ नेगेटिव, तो +2j, ये ओरिजिन पोजीशन पर रहेगा। उसके बाद ये 4 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 5j पे -5j डिवाइडेड बाय 2। अब क्या आएगा जी, अब -8 -5j, ये कैंसिल कैंसिल 4j और 8 -5j अपॉन 2 तो अभी क्या आंसर आ जाएगा, -4 -2.5j 2j और 4 2.5j, ये ओरिजिन पोजीशन यहाँ रहेगा 2j के पास। देखिए ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, -4 -j 2.j और 4, ये ऑप्शन ए आपको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, क्योंकि 2j ओरिजिन पर है, यहाँ पर 0 आ रहा है, इसी में वो 0 नहीं है, यहाँ पर सिंपली j2 है, नहीं है हमारा, ये पूरा फुलफिल कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द फंक्शन xt इज शोन इन फिगर, माने xt को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस तरह का फिगर है उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है xt को। इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन xt आर रिस्पेक्टिवली, मतलब कि हमें इवन एंड ऑड पार्ट निकालना है, किसका निकालना है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल्स का, यूनिट स्टेप फंक्शन का हमें इवन एंड ऑड पार्ट निकालना है, और यूटी आर रिस्पेक्टिवली। लेकिन आंसर जो आपका दिया हुआ है वो देखिए एक्सटी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यही एक थोड़ा सा लोगों को डाउट होता है। तो ये चीज हम देखते हैं, यूटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, सॉरी, यूटी इज इक्वल टू, ये हमारा 1 यूटी हुआ है ना, और u माइनस टी क्या हो जाएगा, u माइनस टी नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इवन पार्ट, यूनिट शेप का इवन पार्ट हमें निकालना है, इवन पार्ट, इवन पार्ट के लिए क्या होगा, देखिए यू टी प्लस यू माइनस टी अपॉन 2, इट विल बी द इवन पार्ट। और ऑड पार्ट क्या होगा, ऑड पार्ट का फॉर्मूला यू टी माइनस टी अपॉन 2। अब देखिए यू टी है, यू टी प्लस माइनस यू माइनस टी अपॉन 2, तो क्या है, आप जब देखिएगा इसको ऐड कीजिएगा
यूटी और यू माइनस टी को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, इंटायर रेंज के लिए क्या आ जाएगा, 1/2। ये हाफ होगा इवन पार्ट। और ऑड पार्ट क्या होगा जी, देखिए ये तो ऑड पार्ट यू माइनस टी है ही ऊपर, लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड माइनस यू माइनस टी की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड अब क्या होगा, निगेटिव साइड आ जाएगा, ये निगेटिव साइड आ गया, तो ये एक टोटल मैग्नीट्यूड इसका है। और जब हमें ये पूरा माइनस यू माइनस टी को ऐड करते हैं यूटी के साथ, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली आप देखेंगे ये यूटी हाफ और ये माइनस यू माइनस टी, ये हाफ। जब ये आप दोनों इसको कंपेरिजन कीजिएगा तो ये एक्स टी वाले से एक्स टी के साथ जब कंपेरिजन कीजिएगा तो एक्स टी में क्या था, मैग्नीट्यूड 1 था और यहाँ पर हाफ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू सिग्नल्स आपका इवन पार्ट हाफ ऑफ एक्स टी। तो इवन पार्ट क्या हो जाएगा, हाफ, और ऑड पार्ट क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स टी। देखिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आपका हाफ और हाफ ऑफ एक्स टी। ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि वही आपको सेटिस्फाई कर रहा है। 9 नंबर में जाते हैं, कुछ नहीं, द पावर ऑफ सिग्नल्स एक्स टी एस टी इक्वल टू 8 cos समथिंग दिया हुआ 2 पाई टी माइनस पाई बाई 2 प्लस 4 साइन 15 2 पाई टी। हम लोग जानते हैं कि एक्स टी इक्वल टू साइनोसॉइडल सिग्नल्स है ए साइन ओमेगा टी, तो इसका पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। और लेकिन जब मल्टीपल सिग्नल के साथ एक सिग्नल्स बना हुआ है, मान लीजिए एक्स टी इक्वल टू सारा पीरियोडिक सिग्नल्स है, तो ए वन साइन ओमेगा 1 टी प्लस ए टू कॉस ओमेगा 2 टी, देन ये क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू ए वन स्क्वायर बाय 2 प्लस ए टू स्क्वायर बाय 2, और टोटल क्या हो जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर बाय 2। तो वही चीज सिंपल यहाँ पर होने जा रहा है, तो यहाँ पर टोटल पावर क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ पर जो कोई भी क्या फ्रिक्वेंसी है कितने का पीरियडिक है उससे हमें मतलब नहीं है, बस वो साइनसॉइडल सिग्नल्स होना चाहिए। तो 80 प्लस 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 4 स्क्वायर बाय 2, ये 64 और 16 बाय 2, 80 बाय 2, 40, 40 आंसर होगा ऑप्शन। अब देखिए 10 नंबर है, direct delta function xt is defined del t is defined as direct delta function। जो direct delta function हम लोग जानते हैं impulse signals, जो कि del t इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मतलब कि t पर जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, t इक्वल टू 0 पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंफिनिटी होगा और अदरवाइज 0 होगा। t इक्वल टू 0 पर इंफिनिटी होगा और अदरवाइज 0 होगा, और बट लेकिन इसका इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू डेल टी इंफिनिटी डी टी शुड बी 1, इसका जो इंटीग्रेशन है वो 1 होगा। तो एक चीज लेकिन गौर करने की बात है, अगर यही डेल एन रहता, डेल एन होता, तो डेल एन होता तो एन इक्वल टू 0 पर ये 1 होता, इस पर एन इक्वल टू 0 पर, ना कि इन्फिनिटी होगा। ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। डेल टी पर इन्फिनिटी याद रखते हैं, वही चीज को आपको इम्पल्स में कर देते हैं, लेकिन नहीं, इम्पल्स में 1 होता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सेटिस्फाई करेगा, टी इक्वल टू 0 1 अदरवाइज 0 अदरवाइज, ये पार्सली सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट डेल्टा में आपका वो नहीं दिया हुआ है, इंटीग्रेशन के लिए नहीं दिया हुआ। तो इंटीग्रेशन में हम लोग देखते हैं, तो t इक्वल टू 0 पर 1 और अदरवाइज 0, तो उसके बाद डेल टी डी टी इक्वल टू 1, तो आपका ये इंटीग्रेशन इक्वल टू 1, मतलब कि पूरा इंटीग्रेशन जो है इम्पल्स सिग्नल्स का 1 और t इक्वल टू 0 पर, सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 पर 1 दे रहा है, तो t इक्वल टू 0 पर 1 नहीं होना चाहिए, t इक्वल टू 0 पर इसका इन्फिनिटी वैल्यू होगा। तो t इक्वल टू 0 पर इन्फिनिटी कौन सा है, डी नंबर है ऑप्शन, और अदरवाइज 0 है, और इसका इंटीग्रेशन जो है ये होगा।
तो ये ऑप्शन है, राइट आंसर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और अभी बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स का ही 10 क्वेश्चन लेंगे और उसमें क्वेश्चन करते हुए प्रीवियस ईयर का गेट का क्वेश्चन करते हुए आपको जो भी होगा कंसेप्ट देंगे। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।